जिस बंदे का वेट हाइट से ज़्यादा होगा तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि उसको मोटापे का शिकार हो जाएगा। अच्छा। तो जो मोटापे का शिकार होगा उसको शुगर होगी। पूरे दिन में ज़रूरत है हमारे कार्बोहाइड्रेट की कितनी? 25 ग्राम। अब 25 ग्राम से मुराद पता है आपकी क्या है? एक सीडी साइज रोटी 24 घंटे में कितनी? अच्छा। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में सीडी साइज रोटी 24 घंटे में कौन खाता है? कोई नहीं। हम सिर्फ समझते हैं चीनी, शुगर है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे बॉडी में जाके चीनी बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाती है। अच्छा, ठीक है। आप गूगल के ऊपर लिखें 100 ग्राम चपाती कितनी शुगर है? 100 ग्राम चपाती कितनी शुगर? तो उसमें 6 बड़े चम्मच शुगर है। कितने? 6 बड़े चम्मच। उसमें आप लिखेगा 250 ग्राम मीट, ठीक। उसमें कितनी शुगर है? उसमें है 0 शुगर। अच्छा। और एक अंडे में है 0 शुगर। ठीक है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट जो 10-15 सालों से चेंज हो चुका है उसमें ये है कि आप लोगों की प्रोटीन ज्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पीछे लोगों को नहीं पता चला। दूसरा फिर ये होटलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा होते हैं, KFC, मैकडोनल्ड, बोतल जूस, ठीक है, और फ्राइड चीजें, शादियां बहुत ज्यादा हो गई है। एक्स्ट्रा खाएंगे, रोटी बेशक खाएं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा फैट में जमा हो जाएगी। हर घर में वेट मशीन होनी चाहिए, हर घर में, ताकि आपका जब भी वेट बढ़ा, अगर आप वेट बढ़ने से आपकी कम से कम 10 बीमारियां तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ठीक है, और इससे फिर आगे मजीद कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं किसी तारीफ़ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। दर्द दिल रखने वाले शख्सियत हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मेडिकल के शोबा से वाबस्ता है जनाब मोहतरम मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इशफाक जुनैद साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो मैं आपका ARP न्यूज़ की तरफ से और आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। शोबे तो बहुत ज़्यादा थे, ये मेडिकल की तरफ रगबत कैसे हुई? इसके पीछे क्या राज़ो न्याज है? वो कौन सी ऐसी बात थी कि आपने मेडिकल को चूज़ किया? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। बस वो मेरे वालिद साहब असल में वो भी वेटनरी डॉक्टर थे। अच्छा, हरियाणा में काफ़ी मशहूर थे, मुश्ताक अहमद नाम था। ठीक है। तो एक तो उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका जो था वो एज ए नहीं बन सके थे, तो थोड़े से नंबरों से रह गए थे। ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर बन गए, उनकी ख्वाहिश थी। ठीक है। कुछ अपना भी शौक था, अपने इलाके की खिदमत की जाए। ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर इस शोबे में इसकी तरफ आ गया। कितना अर्सा हो गया रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए? मुझे मोर देन 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर? जी जी। तो पहले मैं शुरू में 2006 में बुखारें आया था कंप्लीट करके एजुकेशन। तो 4 इयर्स जो थी वो मैंने जॉब की है THQ खारिया, गवर्नमेंट की जॉब की। फिर मैं बाहर चला गया, सऊदीया चला गया। सऊदीया में फिर काफ़ी अर्सा 5 साल उधर प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद कतर में प्रैक्टिस की। फिर एक UK का एग्ज़ाम क्लियर करना था, UK गया। ठीक है। तो एट द एंड बड़ी अच्छी सब कुछ चल रहा था। वालिद साहब अकेले थे तो उन्होंने कहा वापस आ जाएं, तो फिर मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा चले इधर ही अपना सेटअप बनाए और अपने लोगों को इसमें खिदमत करें। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर हॉस्पिटल, इसको ज्वाइन कर लिया? ये हम इसको ज्वाइन कर ले। ये हम बेसिकली मैंने इसको बुनियाद रखी थी 2010 में। माशाल्लाह भी 15 इयर्स हो गया। अच्छा जी जी, चल रहा है। जी जी। तो थोड़ा सा ये भी बताएंगे जो आपका हॉस्पिटल है इसमें और कौन से डॉक्टर हैं, कौन सी बीमारियों के डॉक्टर बैठते हैं, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। इसमें बेसिकली सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है। मैदे जिगर के डॉक्टर साहब है, फरकान साहब है, बच्चों के डॉक्टर नासिर गफूर साहब है, एक कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं डॉक्टर आतिफ रजा साहब है, ऑर्थोपेडिक है, गायनिकी है, जनरल सर्जन है। ठीक है। तो बेसिकली सारे डिपार्टमेंट इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। अब आ जाइए थोड़ा मेडिकल की तरफ। आपके पास ज़्यादा जो पेशेंट है वो कौन सी अमराज के ज़्यादा आते हैं, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। तो अब सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ना, अभी बल्कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, उधर भी हमने
एड्रेस किया है जी, जो इस इलाके के हवाले से, खारिया के हवाले से, तो सबसे डेंजरस चीज़ है ना वो शुगर है जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ते थे कि शुगर ऐसी बीमारी है जो पेरेंट्स को होगी तो आपको होगी, तो इस तरह आफ्टर 50 ईयर्स होगी, तो इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है। अब तो ये खारिया के गर्दनवा के खारिया तहसील की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये है कि आपके शुगर के पेशेंट 35 ईयर्स के आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, तो ये एक मैं तो कहता हूँ जिस तरह हम छोटे होते कहते थे हसरा एक वबा है, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपकी ताउन वबा है, पोलियो वबा है, तो ये भी एक वबा फैल चुकी है। अभी जो मेरा इंटरनेशनली जो उसमें था, उसमें ये था कि पाकिस्तान नंबर 1 पे शुगर के पेशेंट्स का आ गया, जो अच्छा, कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ, पहले भी एक नेशनल टीवी पे एक इंटरव्यू किया, तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस हवाले से एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जिस तरह पोलियो को है, पोलियो का देखें, पोलियो भी अच्छी चीज़ है, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 या 8 पे बंदे रिपोर्ट हुए हैं। इस टाइम पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बंदे शुगर के पेशेंट हैं जो डायग्नोज हो चुके हैं। 2.5 करोड़ तो फिगर ये लास्ट ईयर की है, मेरे ख्याल अब इससे भी ऊपर, क्योंकि 1/4 पाकिस्तानी अभी शुगर के शिकार है। इतनी ज़्यादा ये तेज़ी से वबा फैली। 1/4 आप कर लें 25 करोड़ का, और 1/4 पेशेंट ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज़ है मरीज़ के, उनको शुगर का भी पता ही नहीं है और उनको अभी 1-2 सालों में हो जाएगा। तो आप ये देख लेंगे, अगर एक शुगर का मरीज़ अगर है तो आगे जाके मैं आपको वजह बताऊंगा इसकी शुगर की वजह क्या है। एक बंदे को शुगर है, उसको पता नहीं है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी उसमें वो चीज़ें या निशानियाँ हैं कि बंदा अगर चेक नहीं कराता, उसको ये प्रॉब्लम होती है तो उसे फौरी तौर पे चेक करवाना चाहिए। शुगर होने की निशानियाँ कुछ बता दें ताकि हमारा जो प्रोग्राम नाजरीन देख रहे हैं इनको पता चल सके और वो फौरी तौर पे अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता कर ले। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर है या इकदामात हैं वो बंदा करे तो इससे ये कह लें कि छुटकारा तो नहीं मिल सकता, यानी कि कुछ परहेज करे तो इससे बेहतरी हो सकती है। इस बारे में ना कुछ बताइएगा। पहले तो ये समझे कि शुगर होती क्यों है, ठीक है, ठीक है, फिर हिफाजती तदबीर खुद ही समझ आ जाएगी। मसलन अरशद साहब, आपका अगर कद है, एक होता है BMI, अगर आपका कद है 5 फुट 7 इंच, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका मैक्सिमम वेट होना चाहिए 68 kg। जिस बंदे का वेट हाइट से ज़्यादा होगा तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि उसको मोटापे का शिकार हो जाएगा। अच्छा, तो जो मोटापे का शिकार होगा उसको शुगर हो गया। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा लाइफस्टाइल और मोटापा, ये बेसिक वजह है शुगर होने की। ठीक है। तो मैं तो अभी एक मीटिंग में था, डॉक्टर्स की सारी मीटिंग में था, मगर ये आज से 3 इयर्स पहले की बात है। तो मैंने उनको कहा था कि हर पाकिस्तानी को आफ्टर 40 इयर्स शुगर होगी। तो बड़ा उधर शोर मचा, जी ये कैसे आपने बात कर दी है। तो अभी वो जब ये पैसे एक हमारी है पाकिस्तान एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी जो शुगर को देखती है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी तो वो उन्होंने कहा जी ये बंदा ठीक कहता था। यानी आपने जो पहले बात बताई, हाँ जी 3 साल जो पहले बात, उसकी बेसिक वजह पता है क्या है? हमारी जो असल में, मैं पहले अपना थोड़ा सा बता दूँ, मैंने ना काफ़ी डिग्रीज़ की है। मसलन मैं MCPS पाकिस्तान की जो स्पेशलाइजेशन उधर से की है, रॉयल कॉलेज की स्पेशलाइजेशन की है, MSc डायबिटीज़ में की है, मास्टर इन डायबिटीज़ हो। लेकिन जो सबसे मुझे अपने पर्सनली अच्छी डिग्री लगी है ना, वो मैंने मास्टर इन न्यूट्रिशन की है। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो बेसिकली कहने का मकसद था, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि हर पाकिस्तानी को शुगर होगी, उसके पीछे एक वजह थी। उसके पीछे वजह ये है कि हमारी जो खुराक है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स आप रोटी चावल, ठीक है। अब ये ना एक पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे डॉक्टर्स हजरात को भी नहीं पता कि इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं सब अपने दोस्तों से माजरत के साथ, ठीक है। अभी देखें ना, मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ही किया, डिनाई नहीं किया
ठीक है। मसलन अगर आप और मेरे से पूछें तो कार्बोहाइड्रेट की मैं मिसाल देता हूँ कि 25 ग्राम पूरे दिन में ज़रूरत है हमारे कार्बोहाइड्रेट की। कितनी? 25 ग्राम। अब 25 ग्राम से मुराद पता है आपकी क्या है? एक सीडी साइज रोटी 24 घंटे में। कितनी? अच्छा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में सीडी साइज रोटी 24 घंटे में कौन खाता है? कोई नहीं खाता। हकीकत कोई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता हकीकत। अच्छा, तो बंदा खाए क्या? ठीक। मैं आपकी मिसाल देता हूँ या अपनी मिसाल देता हूँ। तो असल में ना ये डाइट एक थ्योरी आई थी 1944 में, जिसमें उन्होंने कहा था ये अंडे जो है आपकी सेहत के लिए नुकसान है। उसके बाद कोई थ्योरी नहीं आई कि अंडे और गोश्त नुकसान है। नई थ्योरी चेंज हो गई है, पिछले 20 सालों से थ्योरीज चेंज हो गई। उस थ्योरीज को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मसलन एक बंदे का अगर 70 kg वेट है, 70 kg मैं मिसाल देता हूँ, 70 kg से मुराद ये है उसने 70 ग्राम प्रोटीन खानी है। कितनी खानी है? 70। और एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होती है। कितनी? 7। उस हिसाब से आपके दिन के 10 अंडे बनते हैं। 10 अंडे बनते। तो बेसिक प्रॉब्लम इधर से स्टार्ट हुई है। हम सिर्फ समझते हैं चीनी, शुगर है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे बॉडी में जाके चीनी बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। अच्छा, मसलन आप मेरी बात पे बिल्कुल डिनाई कर दें कि जी डॉक्टर शफाक साहब की बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। आप गूगल के ऊपर लिखें 100 ग्राम चपाती कितनी शुगर है, 100 ग्राम चपाती कितनी शुगर? तो उसमें 6 बड़े चम्मच शुगर है। कितने? 6 बड़े चम्मच। एक बंदा अगर 3 रोटियां खाता है तो 18 चम्मच तो वो शुगर खा रहा है। शुगर का तो आप बताएं शुगर से बच सकेगा? हकीकत तो नहीं बच सकेगा। नहीं बस। तो इसके बाद फिर ये हुआ है कि खारिया में तो बहुत ही इसलिए कंडीशन ख़राब हो गई है। आप थपला से लेकर ना आप लाल मुसे तक जाए तो उधर होटल्स की लाइन देखें, और आपको कोई होटल हाल ही मिल जाए तो मुझे बताएगा। बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बात बताऊँ जो मेरे जो एक आगे क्वेश्चन मैं बता दूँ कि शुगर 100% रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब कि ख़त्म हो सकती है। अच्छा, 100 मरीज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पेज पे है। 100 मरीज़ इंसुलिन और शुगर की दवाइयाँ छोड़, सिर्फ उनकी डाइट चेंज करने से। डाइट चेंज करने। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी है ना रोटी की, उसमें आप लिखेगा 250 ग्राम मीट, उसमें कितनी शुगर? उसमें है 0 शुगर। अच्छा, और एक अंडे में है 0 शुगर। ठीक है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट जो 10-15 सालों से चेंज हो चुका है, उसमें ये है कि आप लोगों की प्रोटीन ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पीछे लोगों को नहीं पता चला। दूसरा फिर ये होटलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा होती है, KFC, मैकडोनल्ड, बोतल जूस, ठीक है, और फ्राइड चीज़ें, शादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सोशल बंदा बहुत ज़्यादा हो गया है। बेसिकली ये चीज़ें सारी हैं। आप जस्ट 1 पेप्सी पी लें जी, तो उसमें 12 चम्मच शुगर है। देखिए ना। ठीक है, उसमें अगर रोटी में 65 ग्राम कहते हैं, ठीक है, तो जो बोतल है उसमें है 95 ग्राम। एक जो चम्मच है उसमें 10 ग्राम होती है जी, तो एक बोतल में 10 ग्राम शुगर है। तो ये जो रोटी से ज़्यादा ये जो आपका सफ़ेद आटा है ना, जैसा बर्गर हो गया, हाँ बिल्कुल, नान हो गया, वो ठीक है, KFC हो गया, जो भी ब्रांड, जो भी इस कोई भी मसला है, पिज़्ज़ा हो गया, ये टोटली चीज़ें मैदे से बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, जिनको मैं कहता हूँ जी आप रोटी ना खाएं, वो कहते हैं जी हमारे बाप दादा भी रोटी खाते थे, ये हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा गुजारा नहीं होता। तो मैं अपने वाले साहब से पूछा एक दिन, तो वो मोरी में रहते थे, मोरी से दोरिया वो पैदल पढ़ने जाते थे, वापस आते थे, और फिर एक उस ज़माने में गैस वगैरह तो होती नहीं थी, हाँ बिल्कुल, पब्बी से लकड़ियाँ लेकर आते थे, लकड़ियाँ वापस लेकर आते थे। तो उनका एवरेज दिन में चलना 10 से 12 किलोमीटर था। कितना? 10 से 12। खारिया से लाला मुझसे से आगे। तो फिर आप बाप दादा की तरह इतना पैदल चलें और फिर रोटी खाएं। रोटी की बात आती तो आप कहते हैं हमारे बाप दादा खाते रहे, जब वाकई या एहतियात की बात आती है तो वो आपके वो नहीं थे खाते। इसमें ना लाइफस्टाइल वो आपने वो भी अडॉप्ट करें ना। लाइफस्टाइल आपने इधर से उधर तक जाना है, आपने सब्जी लेने जाना है तो बाइक पे जाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा एक
खारे में थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी बड़ा बन गया। मतलब मैं रात को एक साइकिलिंग करता हूँ तो बंदे कहते यार ये डॉक्टर साहब साइकिल पे जा रहे हैं, गुलैना रोड पे आ रहा होता हूँ। तो ये देखिए, ये आपने ये हमें जो भी है हमें सिंबल बनाना चाहिए वाम को, इस चीज़ को प्रमोट करें। अब आ जाएंगे, एक बंदे को शुगर है, तो अब तक हमने सुना है या देखने में आ रहा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन तो अभी तक कोई नहीं है। ये कंट्रोल हो सकती है, कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ टैबलेट खाते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर या इकदाम किए जाएं कि ये कंट्रोल हो सके, इस बारे में कुछ बताइए। शुगर बेसिकली तो 2 किस्म की होती है। एक टाइप 1 होती है, ठीक है, जिसमें आपकी इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है। एक टाइप 2 होती है जिसमें आपकी इंसुलिन पूरी बन रही होती है, ठीक है, लेकिन वो असर नहीं खा रही होती। जो टाइप 1 है उसमें तो आपको इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुदरती तौर पे इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। लेकिन टाइप 1 जो बेसिकली है वो 20 साल से पहले की होती है। टाइप 2 जो है ना शुगर, ठीक है, वो आपकी बात से सोचा मैं डिसएग्री करूँगा कि वो ये नहीं है कि वो परमानेंट बीमारी है। अच्छा, टाइप 2 जो बीमारी है वो सिंपल लाइफस्टाइल की बीमारी है, ये मैं आपको कह रहा था। ठीक है, उसमें आपने लाइफस्टाइल में क्या करना है, उस लाइफस्टाइल में यही करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से मुराद यही बता रहा हूँ, जो आपकी रोटी है, चावल है, मैदे की चीज़ें हैं, बेकरी चीज़ें, ये कम करनी है, प्रोटीन ज़्यादा करनी है। ठीक हो गया, ठीक है। उसमें ये जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना, मसलन एक बंदे का जो अगर ओवर वेट की वजह से शुगर हुई है, अगर बंदे का वज़न आइडियली 70 होना चाहिए था, उसका वज़न हो गया है 90, तो जब वो बंदा वापस अपना वज़न 70 कर लेगा तो उसकी शुगर खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, हो जाएगा अगर वो वेट कम करता है। वेट कम कर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली प्रॉब्लम है। और अगर दिन को रोटी खाइए, उसको अभी बंद किया नहीं, रात को फिर रोटी तो फिर खा खा ली। तो जब जो एक्स्ट्रा जो आपकी रोटी होगी ना, रोटी या कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा आवाम के लिए मैं वो रोटी की मिसाल देता हूँ, वो जब एक्स्ट्रा बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो वो फैट में जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, फैट में जमा हो जाती है। तो जो आप एक्स्ट्रा खाएंगे, रोटी बेशक खाएं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा फैट में जमा हो जाएगी। हर घर में वेट मशीन होनी चाहिए, हर घर में, ताकि आपका जब भी वेट बना, अगर आप वेट बढ़ने से आपकी कम से कम 10 बीमारियां तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ठीक है, और इससे फिर आगे मजीद कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, ठीक है, बहुत सारी सांस फूलना, सांस रात को नींद ना आना, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है। सबसे पहले तो ये आपने वेट मैनेजमेंट करनी है। क्या करना है? वेट, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर एक ले मैन से पूछ लें, किसी भी ले मैन से पूछ लें, यार आपको पता है आपने 24 घंटे में क्या खाना है, कितनी रोटी खानी है, कितने अंडे खाने हैं, कितने गोश्त खाने हैं, कितनी सब्जी खानी है, कितने फ्रूट खाने हैं, आपको कोई अंदाज़ा है? किसी को नहीं अंदाज़ा, कोई पता नहीं। इधर तो जो सामने आ जाए वो खा जाए, खा लेना हकीकत। ठीक है। तो अब जो ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या बनने, जो माएँ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा मुझे तो इन पर तरस ही आता है। ठीक है, तरस इसलिए आता है, ठीक है, एक तो इन पाकिस्तान में नाबाकायदगी से वाक़ के सहूलत है। जी बिल्कुल, ठीक है। आप खारे में देख ले, खारे कितना बड़ी सिटी है, एक छोटा सा पार्क आपने दिया हुआ, वो भी मुझे नहीं लगता कभी उसका आता है ये खुल गया है, कभी बंद हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप मुझे एग्जैक्ट फिगर खारे की याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाख आबादी हो गया। जी बिल्कुल, लाख आबादी में 1% बंदा भी वाक नहीं करता, 1% भी। ठीक है। और जो लेडीज़ है वो बेचारी घर में बैठी रहती है, ना वो उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं पीना, ना उनको वाक का पता है, और ये चीज़ें जो दूसरी बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊँ, शुगर की एक और वजह भी है। सेकंड वजह ये अभी बहुत मानी गई है, स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपको शुगर बढ़ती जाए। आज का हर बंदा स्ट्रेस में, ये तो ठीक है, बिल्कुल। और मुझे नहीं पता कि क्यों स्ट्रेस में। ईमन के मैंने काफ़ी खुशहाल बंदे देखे हैं। एक तो होता है बंदे की नॉन अफोर्डिंग हो, गरीब हो बेचारा, वो तो चले थोड़ा बहुत स्ट्रेस में होता है। हाँ हो जाता है। इवन के इधर जो 80 to 90% बंदे हैं सारे स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस भी एक आपकी
इसको कहते हैं हम क्रोनिक डिजीजेस, जो परमानेंट बीमारियां, वो भी एक प्रॉपर चीज़ है आपके स्ट्रेस की। तीसरी बात ये है कि लाइफस्टाइल में जो मैंने अपने आपको बताई थी, देखिए दिन को अल्लाह ताला ने दिन बनाया काम के लिए, जी बिल्कुल, रात बनाई है नींद के लिए। जी जो बंदा रात को 6 से 7 घंटे सोता नहीं ना, वो भी 100 बीमारियों के लिए तैयार हो। अच्छा, रात से सोने से मेरा मुराद आपको बता दूं, रात को सोने से मुराद ये है कि सूरज निकलने से पहले 7 घंटे सोना है। कितने बजे? जब सूरज निकलना है उससे पहले पहले। सूरज आजकल कितने बजे निकलता है? आजकल मेरा 6 साढ़े 6 बजे निकले, 5 सवा 5 बजे निकलता है। हाँ उधर का। तो इसका मतलब है कि आप 10 बजे सो जाए, रात को 10 बजे सो जाए, तब आपकी नींद रात की पूरी होगी 6 घंटे। इधर तो मैंने देखा रात को 2 बजे तक बंदे जाग रहे होते हैं। ठीक है, आप दिन को जितना मर्जी सो ले, तो रात अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाई है, बनाई स्पेशल। और लास्ट जो बात है, बातें तो बहुत है, हाँ। मैं तो बहुत नहीं तो इस समय एक वो चीज़ बात, जो छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, देखे अब एक ना पैलियो डाइट आ गई। पैलियो डाइट का मतलब तो होता है, डाइट्स बहुत ज़्यादा सारी आ गई, कीटो डाइट आ गई है, लो कार्ब्स डाइट आ गई है, फिर पैलियो डाइट आ गई है, क्योंकि मेरा तो डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा, उसमें कहते जी अपने जो बहुत ही पुराने जंगलों में रहते थे ना, वो उनकी डाइट फॉलो करें। अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी थ्योरी है। रात को मगरिब के बाद अगर आप खाना खाएंगे ना, तो समझे आप बीमारियां अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। अच्छा। लास्ट खाना आपका कब होना चाहिए? मगरिब की नमाज के बाद, बस। इसके बाद कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रात को ये होता है, ये मैंने पहले बताया ना, दिन को अल्लाह ताला ने बॉडी ऐसी बनाई है। सही। रात के हार्मोन्स हो रहे, सुबह के हार्मोन्स हो रहे। रात को अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो बॉडी को स्लो करते हैं। जैसे एक नींद का केमिकल है मेलाटोनिन, मगरिब के बाद पैदा होना शुरू हो जाता है, वो नींद का हार्मोन है। ठीक है, तो जब रात को आप खाएंगे तो वो प्रोसेस स्लो होता जाएगा, वो रात को खाना हजम नहीं होगा। और अगर सुबह खाएंगे, सुबह के हार्मोन्स हो रहे, ग्रोथ हार्मोन है, सुबह इंसुलिन ज़्यादा होती है, कार्टिसोल एक बॉडी में होता है, तो वो बॉडी को फास्ट करते हैं। तो हमने नेचर के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। रात को हम खाते हैं दावतें दबा के, 10-11 तो नॉर्मल, 10-11 बजे खाएंगे, उसके बाद जाके सो जाएंगे। वो जो भी आपने खाना खाया होगा, मसलन आप एक दावत पे जाते हैं ना, कम से कम आप जो खाना खाएंगे ना, वो 2000 कैलोरीज का खाएंगे। कितना? 2000। पूरे 24 घंटे में 2000 कैलोरीज चाहिए। वो रात को आपकी बर्न होगी 500 कैलोरीज। कितनी? 1500 क्या होगी? फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगी। तो ये मैं तो अभी सारे डॉक्टर्स रात को भी कहूँगा कि देखें, हमारा पूरी दुनिया में काम हो रहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। प्रिवेंटिव मेडिसिन ये है कि बीमारी से पहले मरीज को बचाया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो मैं सारे अपने दोस्त डॉक्टर्स हजरात को कहूँगा इस बात पे आए। ठीक है, सिंबल बने आप लोगों के तावन से। कोई हम खाने में इस बारे में काफ़ी वाक कर सकते हैं, बंदों को लेक्चर दे सकते हैं, शौर अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट बात बताऊं। लास्ट वीक ना मोरी का एक बंदा है, रिक्शा ड्राइवर, जस्ट 40 ईयर्स। ठीक है, जस्ट 40 ईयर्स। बल्कि मैं आपके चैनल के थ्रू ना 2-3 बंदों को लेकर भी आऊँगा। रिक्शा चलाने लगा, उधर ही हार्ट अटैक हुआ, इधर ही फौत हो गया। कोई इसको बीमारी नहीं थी। बंदे कहते यार इसको कोई बीमारी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये बड़ा वैसे हो रहा है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, बिल्कुल ठीक है, शॉप पे बैठे हुए हैं, नीचे उतरे सीढ़ियों से, वो अटैक हुआ है, साथ ही फौत हो गया। ये मैं बात बताना चाह रहा था ना। देखिए, उसको बंदे को थोड़ा, एक तो मोटापा था, बेचारे को स्ट्रेस था बहुत ज्यादा। ठीक है, लाइफस्टाइल उसका है नहीं था। ठीक है, देखिए आपने अब एक थ्योरी आई है कि जो बंदा 30 मिनट वॉक करता है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट की थ्योरी है, 30 मिनट डेली वॉक करता है, उसकी लाइफ 10 साल बढ़ जाती है। अच्छा, सिंपल देखे ना, सिंपल आप 30 मिनट अगर आप 24 घंटे में मिनट्स करें, कितने मिनट्स बन जाते हैं। तो एक बंदा अपने लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकता, पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसलिए कर रहा है। ठीक है, अपनी सेहत के लिए उसने 1 घंटा या आधा मिनट नहीं निकालना, तो उसकी सारी लग्जरी का क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है उसके जो उसने अपनी सेहत के लिए नहीं निकाला। तो ये हमें डॉक्टर्स हजरात को, अवाम को शोर देना चाहिए कि ये आपकी
मेन वजूहत है आपकी बीमारियों के लिए। ठीक है। उन्होंने कहा था मैदे के 3 हिस्से निकालने। ठीक है। एक हिस्से में आग पर रखे खुराक, एक हिस्से में पानी डालें और एक हिस्सा रख दे आप खाली, ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम तो सारा मैदा ही खुराक से भर देते हैं, बल्कि मैदे से ऊपर जो खुराक वाली नाली होती है उसको भी खुराक से भर देते हैं। तो ये नहीं कि ये देखें ना, सुन्नत भी है और सारी चीज़ें हैं जो हमारी है, और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भूख रख के खाना खाएं। जी ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें जो है आपने खाना देखें, इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना खाने के लिए। हम वही कह रहे हैं ना। अब आ जाए, जिस तरह ये शुगर का आपने बताया, बीपी का मसला आजकल बहुत ज़्यादा, ये 2 बीमारियां तो ऐसे हैं जैसे कोई नॉर्मल से काम है। जिस तरह बंदा सुबह शाम या खाना खाता है ना, खाना खाना है जी, और शुगर और बीपी का भी ये मसला बहुत ज़्यादा हर दूसरे बंदे को है। इसके बारे में कुछ बताएं, जिस तरह आपने डिटेल से बताया ना शुगर का, कि ये किन चीज़ों से होती है या इसके लिए कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में भी कुछ ना हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, ब्लड प्रेशर का जो तलक है ना, वो भी बेसिकली इसी से है, मोटापे से, और जब आप वॉक नहीं करते, लाइफस्टाइल से चेंज नहीं करते, स्ट्रेस से भी है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर की जो जिन चीज़ों से ज़्यादा होता है ना, देखिए ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, ये गोश्त अंडे से नहीं होता। एक पाकिस्तान में खास तौर पे बनी हुई अंडा खाया तो बीपी आई हो गया। आपकी बात काट रहा हूँ, यकीन करें ये आपने बताया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका होता ही है कि बीपी या शुगर जो है ये तब बढ़ती है जब आप अंडा खाते हैं। ठीक है, या फिर ये, और एक और बड़ा मैंने देखा है या सुना है कि चलो जी सर्दियों में खा लें, गर्मियों में तो बिल्कुल ना खाइए, गर्म होता है। लेकिन आप जितनी बातें बता रहे हैं इसके अपोजिट जा रहे हैं। हाँ, तो ये कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से नहीं होता। ब्लड प्रेशर की मेन वजूहत बताओ। ठीक है। ब्लड प्रेशर की मेन वजूहत होती है, एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना। तो आप अंडे को एग्जांपल देते हैं। ठीक है। ठीक है, आप शादियों पे चले जाएं, उधर जो आप ब्रोस्ट खाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो एक ब्रोस्ट में 2 बड़े चम्मच नमक होता है। कितने? 2 बड़े। ठीक है, तो आप कभी वैसे 2 चम्मच नमक खा के देखिएगा। ठीक है, तो एक जो आप लेस का पैकेट ले, उसके ऊपर आप साल्ट का कंटेंट देखे, उसमें सोडियम कितना होता है। ठीक है, एक साल्ट जो है ना, बच्चों को जो हम अपने बच्चों को पाइजन दे रहे हैं, सलांटी दे रहे हैं, सलांटी दे रहे, ठीक है, या फ्राइड आपकी चीज़ खा रहे हैं, वो सारी साल्टी चीज़ें हैं। बिरयानी है, पुलाव है, मसाला जात है, होटलों के खाने हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो खाने हैं उनको स्पाइसी करने के लिए साल्ट बहुत ज़्यादा ऐड किया होता है। हाँ बिल्कुल। दूसरी जो फास्ट फूड है उसमें सारा उन्होंने साल्ट डाला होता है। तो बेसिकली ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये आपके इन चीज़ों से, जो बहुत ज़्यादा हम साल्टी चीज़ें खा रहे हैं, उन वजह से हो रहे हैं। ठीक है, आप अंडा नहीं खा रहे, आप जाके ब्रोस्ट खा रहे हैं, तो बेसिक तो ये होगा आपकी स्पाइसेस खाने से। ठीक है, वो इसके भी, ये भी शुगर से ही तल्लुक़ रखता है। ठीक है, अगर आप वॉक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, पानी की इनटेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप खाना कम खाएंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। ठीक है, आजकल हर बंदा, अमीर और गरीब, इसको कहते हैं हम जंक फूड, हर बंदा जंक फूड खा रहा है। अमीर बंदा चला जाएगा मैकडोनल्ड, गरीब बंदा आलू वाला नान खा लेगा, खाएगा, यानी कि वो भी जंक फूड, या समोसा खा लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या समोसा खा लेगा या फिर वो पकौड़े खा लेगा। गरीब और अमीर बंदा KFC खा लेगा। तो दोनों में डिफरेंस को नहीं है। डिफरेंस KFC भी उतना है, हाँ में मैकडोनल्ड भी उतना है, नान भी उतना है, समोसा भी उतना है। तो इसलिए जो बड़े बंदे कह रहे जी हम बड़ा अच्छी जगहों पे खाना खा रहे हैं, तो वो भी उसी तरह खा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात तो जो आपको मैंने बताई थी कि जो ब्लड प्रेशर में जो बेसिकली चीज़ है ना, वो टोटली आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, स्ट्रेस है। ठीक है, अब आ जाए कि गर्मियाँ आ रही हैं, इनमें ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं कौन सी कॉमन होती है और उनके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में भी कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन। अच्छा, गर्मियों में तो ज़्यादातर बीमारियाँ जो कॉमन है ना, वो ये हैज़े की बीमारी हो गया, बिल्कुल, और पाकिस्तान में पीला यरकान है 2। ठीक है, जब 2015 में आया ना, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में जब ये मई जून स्टार्ट होता है तो पीला यरकान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक ना
हम देखते हैं कि बीमारी की एक एपिडेमियोलॉजी होती है, पैथोलॉजी मेडिकल टर्म है कि ये क्यों होती है, इस सीज़न में ज़्यादा होती है या नहीं होती। तो जब मैंने पढ़ा तो हेपेटाइटिस ए का कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि ये गर्मियों में होगा, पीला जरगार। तो मेरी चीज़ें मैं एक ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था। तो देखा तो जो पाकिस्तान में ये खाने में ख़ास तौर पे जो ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो गन्ने का जूस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये तो आजकल देखे आप रोड पे चले जाए ना, हर 1-2 किलोमीटर के बाद है। तो गन्ने का जूस अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर घर में बनाया जाए, आप अगर रोड पे गन्ने की मशीनें देखें सब किधर बनी हुई हैं, मेन पॉइंट्स पर, कोई सफाई का ख्याल नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसी में आपकी चीज़ें जा रही है। तो हेपेटाइटिस जो ए है उसका सोर्स ही यही है, खाने पीने की चीज़ों से होता है। अच्छा, और फिकर रूट है। तो ये यूजली के फिर आप बाहर से खा रहे, दही भल्ले खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, तो टेम्परेचर फूड का मेंटेन नहीं होता। इधर आपका देखें ना कौन सी अथॉरिटी है कि अगर आपने अगर दही भल्ले खाए तो उसका टेम्परेचर कितना है, जो बंदा आपको खिला रहा है उसके हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हुई है या नहीं, बी की वैक्सीन हुई है या नहीं, कौन से हाथों से खिला रहा है, कौन से बर्तन में खिला रहा है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने जितनी मुझे बताई है शुगर की या इसकी बीपी की, इसमें आपने बहुत ज़्यादा जिक्र जो किया है वो वेट का किया है। तो मुझे बताएं, जिन लोगों का तो वेट बढ़ गया है वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और जो इस तरफ जा रहे हैं या जो नहीं हैं उनको भी बताएं कि फलां चीज़ से आप एहतियात करें तो आप फ्यूचर में भाग जाएंगे। इस बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, वज़न के बारे में एक तो यही वही बेसिक है कि देखें, जो आप छोटे छोटे काम पैदल कर सकते हैं ना, वो कोशिश करें पैदल करें। ठीक है, ठीक है। अगर आप आपस में हैं तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आपस में आप चहलकदमी करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि छोटे मोटे काम आप पैदल करें, ठीक है। अगर आप पैदल नहीं कर सकते तो बाइक की बजाय साइकिल का यूज़ तो इस्तेमाल करें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर टाइम नहीं है तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरा, आपका मिनिमम आधा घंटा अपने लिए वॉक के लिए, अगर वॉक नहीं कर सकते तो कोई गेम आप स्टार्ट कर दें। दोस्त अहबाब होते हैं आपके, उनके साथ एक तो वॉक करें, ग्रुप बनाएं, एक तो आपकी गपशप हो जाएगी, एक आपका स्ट्रेस एलिमेंट कम हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप खाना खाएं तो भूख रख के खाना खाएं, ठीक है। अब अभी लंच का टाइम है, मैं देखता हूँ जनाब ये अपना बैंकर्स हैं जो है बिरयानियाँ चल रही है, वो ये चल रही है सारी, कोई समोसा चाट खा रहा है, तो उसकी बजाय आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स अल्लाह ताला ने देखे, तरबूज आजकल कितना अच्छा है। बहुत अच्छा। आप तरबूज समोसे की बजाय तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं। तो आपने कुछ अर्सा आपको लगेगा ये प्रॉब्लम होते हुए, क्योंकि ये जो शुगर है ना, ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये सारी है शुगर वाली चीज़। आपको पता है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो दिमाग में जो आपके निकोटीन या हेरोइन के जो आपके रिसेप्टर है ना, शुगर के भी वही रिसेप्टर है। बंदा इसका आदी एडिक्ट हो जाता है। ये बंदों का आप गए ना मीठा नहीं खाना, तो वो कहेगा मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है अगर मैं मीठा ना खाऊं, क्योंकि बॉडी उस पर बड़ा डिपेंड हो चुकी होती है, बॉडी उसके डिपेंड हो चुकी है। लेकिन आप बच्चे अगर लेज डेली खा रहे हैं, तो आप 2 दिन उसके लेज बंद करें तो वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसकी बॉडी उस पर डिपेंड हो चुकी है। तो कुछ अर्सा आपको लगेगा मुश्किल चीज़ें हैं। देखिए, जो चीज़ें मैं इसका सिंपल सा फार्मूला है, जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं वो खाएं, जो चीज़ें कुदरत ने नहीं बनाई वो ना खाएं। अब आ जाए थोड़ा ज़ाती लाइफ की तरफ। डॉक्टर इशफाक जुनैद, अगर आज डॉक्टर ना होते तो सेकंड ऑप्शन क्या था? अकाउंटेंट होता। ठीक हो गया। बचपन कैसा गुजरा? बचपन में क्या शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि नॉर्मल जो होता है इस तरह, या शरीफ बच्चों में शुमार होता था? इस बारे में कुछ बताइए। नहीं, बस दरमियानी था, ना शरारती ना खामोश, यानी 50-50 कर ले इसको। बचपन में कोई ऐसी शरारत भी की है जो आज भी याद हो रहा था कि इशफाक जुनैद ने ये भी किया था? थोड़ा सा वो अजीब लगता है ना, हम लोगों ने बचपन कुछ और होता है जब हम इस तरह, जिस तरह आप एक रिस्पेक्टेबल शोबे में आई है, कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए कभी कभी वो शीशे वगैरह टूट जाते थे, तो यही होता था। वो थोड़ा घर वाले डांट वही बस बड़ी नहीं कोई भी की। शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज।
माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। क्या करते हैं? बड़ा बेटा तो अभी इस साल मेडिकल में चला गया, मेडिकल अच्छा। कॉलेज। छोटा जो है वो अभी FSC में, उससे छोटा अभी 1 क्लास में। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी हो? तो बेसिकली ख्वाहिश यही है कि हर एक अवाम को ये बावर करवाया जाए कि जितना आप लोगों ने डॉक्टर्स पे पैसे लगाने हैं, जितनी अपनी बीमारियों पे पैसे लगाने हैं, उससे पहले ही आप लोगों को किस तरह मेरा मैसेज पहुंच जाए कि उस बीमारियों से आप बच सकें। ठीक है, तो ये मेरी एक ख्वाहिश है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें की आपने, और ये जो लास्ट पे की है, यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी। बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी वजह से ये जो लोग हैं इनको फ़ायदा हो सके। नफ्सा नफ्सी का दौर है, आप भी जानते हैं, हर बंदे को अपनी लगी हुई है, पड़ी हुई। और मेरा ख्याल है कि जो आपने बातें बताई हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे मैं रॉन्ग वे पे चल रहा था, ये खाने में एहतियात नहीं कर रहा था या ये, और मुझे उम्मीद भी यही है कि जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे, अगर वो इसको ध्यान से देखें तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, दूसरा ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि गाए बगाए 15-20 दिन बाद, महीने के बाद आप आया करें और ये हमारे जो नाजरीन हैं इनको ब्रीफिंग दिया करें। इसमें ये होता है कि चले, मैं कहता हूँ कि अगर हमारा प्रोग्राम 20 बंदे देखते हैं तो उनमें से 2 बंदे भी हमारी बातों पे या आपकी बातों पे अमल कर लें, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ़ोरम दिया, मैं अपना मैसेज आवाम तक पहुँचा सकूँ। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।